रियल यील्ड या नॉन आइडियल यील्ड, नॉन आइडियल और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। सही है। 2² डिवाइड बाई 2n+1 और 2n+1 के साथ ऐसे में आप r की वैल्यू 8.3 भी लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1/8.3 है मेरे पास। तो सम ऑफ आर n इज इक्वल टू n। सो ये प्रूफ हो गए। ये आप टोटल नोड जो है ये मेरे पास बराबर है n-1 की। तो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख लेता हूँ टोटल नोड, तो मेरे पास बराबर है n-1। n यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 2 - बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पीएमडीसी सिलेबस का जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर है, इसमें तकरीबन जो है हम मेनली 300 की पॉइंट्स जो है या स्पेशल 300 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको याद आनी चाहिए टेस्ट के लिए में, इसी की बदौलत आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है, इसमें है एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, stoichiometry calculation, Avogadro number, assumptions, stoichiometry, limiting agent and percentage yield। पहला चैप्टर जो है ये हमारे पास कैलकुलेशन का चैप्टर है। तो इसमें आप लोग जस्ट ये याद रखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास बुक में पहले आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द कंपेयरिंग टू द मास ऑफ मोनो और 12 ऑफ C12। अगर ये मेरे पास कार्बन 12 का एक एटम है, इसकी 12th पार्ट को मैं क्या कहूँगा? इसकी 12th पार्ट को मैं कहूँगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आप लोग जो है ये याद रखें। सही है। इसके अलावा हमारे पास था 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम हमारे पास क्या है? जब एटॉमिक मास को जो है हम ग्राम में लिखे तो हमारे पास उसको हम कहते हैं 1 ग्राम एटम। या इस तरह कर ले कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है मेरे पास, जो पीरियोडिक टेबल में गिवन होती है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको अगर मैं ग्राम में लिखूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा? ये मेरे पास बनेगा 1 ग्राम एटम। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर हम बात कर ले तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 23 है। सो 23 ग्राम मेरे पास 1 ग्राम एटम है। इसी तरह Cl का 1 ग्राम एटम मेरे पास होगा 35 ग्राम, 35 ग्राम। सही है। ऑक्सीजन का मेरे पास आ जाएगा 16 ग्राम। सो याद रखिए कि 1 ग्राम एटम का हमारे पास बेनिफिट ये है कि वी कैन एक्चुअली सी एंड वेट 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। सही है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। इसके अलावा 1 ग्राम एटम जो है पॉइंट नंबर 3 मेरे पास ये है कि 1 ग्राम एटम हमारे पास जो होती है वो 1 ग्राम एटम हमारे पास बराबर होती है एटॉमिक मास की, जो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। सही है। और 1 ग्राम एटम में हमारे पास Na पार्टिकल्स होती है। दिस Na इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। सो ये मेरे पास हो गया एमसीक्यूज नंबर 3। इसके अलावा जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, सो वेन एवर वी डू कैलकुलेशन, जब हम स्टाइकोमेट्री में कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें प्रोडक्ट गिवन होता है, हम रिएक्टेंट फाइंड करते हैं, या रिएक्टेंट गिवन होता है, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बाय द मेथड ऑफ बोक। तो जो रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट अगर मास में गिवन हो तो फिर हम एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास से गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अगर हमें मास चाहिए होगा तो हम इसी नंबर ऑफ मोल्स की मदद से मास डिवाइड बाय मोलर मास फार्मूले से गिवन नंबर ऑफ मोल्स को जो है मास में फाइंड करेंगे। सो वी विल सी कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। इसके अलावा अगर हमारे पास STP हो, STP याद रखें कि STP एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हमारे पास 0 डिग्री C हो, या हमारे पास हो 273 केल्विन, या हमारे पास हो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 7.6 मिलीमीटर ऑफ Hg, अगर हमारे पास इस पॉइंट पर नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर हो तो तब मेरे पास वॉल्यूम बनेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सही है। तो याद रखें अगर एमसीक्यूज में गिवन हो कि STP पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है 22.4 है, 10 मोल किसके बराबर होंगे? सो वी विल यूज दिस रिलेशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम के बराबर होते हैं कब? एट STP। और ये मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या है? दिस इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। तो ये मेरे पास एक और फार्मूला हो गया
मोल का। इसके अलावा जब हम परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं, उसी एलिमेंट का जो मास होता है वो फाइंड करते हैं, एलिमेंट मास, और हम फिर इसको डिवाइड करते हैं टोटल मास पर, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 पर। या हम इस एलिमेंट की मास को हम इस तरह भी फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास इस एटम का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास, और उसको टोटल नंबर्स ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड करते हैं, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास H2O है, यहाँ पर इसका मास 16 है, इसका 2 है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 और 16 मल्टीप्लाई बाई 100 इस फार्मूले के मुताबिक। या इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक इसका एटॉमिक मास है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100, मैं ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। सो दोनों फार्मूले मेरे पास सही है। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में आप लोग याद रखिए कि व्हाट इज लिमिटिंग एंड एक्सिस रेजेंट, हमारे पास लिमिटिंग और एक्सिस रेजेंट क्या है। सो आप लोगों को रिएक्टेंट्स गिवन होंगे इर्रेगुलर रेशियो में, तो हम लोगों ने क्या करना है, रिएक्टेंट से हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, हर एक रिएक्टेंट के मुताबिक जो है हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट ए बी सी है, अगर एक 1 मोल प्रोडक्ट देता है, बी 2 मोल प्रोडक्ट देता है, ये 3 मोल प्रोडक्ट देता है, तो हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट सबसे कम प्रोडक्ट देगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास लिमिटिंग होगा, और जो ज़्यादा देगा वो मेरे पास एक्सिस होगा। सो द रिएक्टेंट विच गिव लेस प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। सही है, ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा लास्ट में एक पॉइंट था हमारे पास की थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। जब हम कैलकुलेशन करते हैं जो प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं आइडियल यील्ड। ये मेरे पास हो गया आइडियल यील्ड। अब ये आइडियल यील्ड ज़्यादा होता है किस चीज़ से, जब हम प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड आएगी, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड, या हम प्रैक्टिकल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल के साथ साथ इसको हम एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं, ये नाम भी आप लोग याद रखें। या एक्चुअल के अलावा रियल यील्ड, रियल यील्ड या नॉन आइडियल यील्ड, नॉन आइडियल। तो ये मेरे पास इसके 5 नाम है। थ्योरेटिकल यील्ड प्रैक्टिकल यील्ड से ज़्यादा होगी, और रीज़न इसका क्या होगा, रीज़न हमारे पास होगा कि हमारे पास रिएक्शन जो है नो कंप्लीशन, रिजल्ट कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, या हमारे पास है साइड रिएक्शन, अगर साइड में रिएक्शंस हो रहे हैं, या हमारे पास जो है बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, बाई प्रोडक्ट, या हमारे पास ह्यूमन एरर हो या ह्यूमन लॉस हो, जब हम जो है मेजरमेंट में मेजरिंग में, या इस हमारे पास क्या हो, इसमें हम गलती करें, तो हम मैकेनिकल लॉस इसको कहेंगे, यानी ह्यूमन एरर और मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस। तो ये मेरे पास कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। सो हमारे पास जो ओरिजिनल फार्मूला होता है, ओरिजिनल फार्मूला, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सिंपलेस्ट फार्मूला या सिंपलेस्ट रेशो को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। सो आप लोग याद रखें कि एम्पेरिकल हमारे पास सिंपलेस्ट होते हैं। लाइक ये मेरे पास C6H6 बेंजीन है, इसको मैं 6 से डिवाइड करूँ, मेरे पास CH आएगा या 1:1, तो ये मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला हो गया बेंजीन का, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। या मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, और आपको कहे कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो मेरा इसका फार्मूला होगा CH2O। इसके अलावा याद रखें कि H2O, CO2, CONH3, इन कंपाउंड का जो फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। सही है। तो दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर मेरे पास है, दूसरा चैप्टर मेरे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये याद रखना है कि एटम वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज एटॉमस, एटॉमस मीन्स इनडिविजिबल, ये तो बुक में गिवन है, सो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जॉन डल्टन ने क्या किया था, जॉन डल्टन ने पेश किया था लॉ ऑफ, जॉन डल्टन ने पेश किया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, इसमें लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन है। सही है। इसके अलावा कैथोड रेज सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में हमारे पास क्या है, केनाल रेज है। सो सही है। तो केनाल रेज आर द न्यूक्लियस,
इसको हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी कहते हैं। सही है। इसके अलावा याद रखें कि ये कैनाल रेस जो है ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे, स्ट्रेट पाथ में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसके सामने एक पेडल लगाए तो इस पेडल को मूव करेगा, यानी इसका मास भी है, वेलोसिटी भी है, यानी हमारे पास कैनाल रेस का मोमेंटम हमारे पास होता है। एंड दे हैव पार्टिकल नेचर। इसके अलावा कैनाल रेस के बारे में याद रखें कि अगर ई टू एम रेशो हम कैनाल रेस का देखें और ई टू एम रेशो हम कैथोड रे का देखें, सही है, तो ये मेरे पास कैनाल रेस की ए टू एम रेशो कम होगी। रीज़न ये है कि ये मास जो है कैनाल रेस का ये ज़्यादा है कैथोड रेस के मास से, और ई टू एम रेशो जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास को। सो ये आप लोग याद रखें, सही है। इसके अलावा प्लांक क्वांटम थ्योरी तो हमने फिजिक्स में डिटेल में डिस्कस की थी। प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी, सही है। दिस शोज अस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल जो है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा या फोटान जो है मूव करती है। हर फोटान की एनर्जी हमारे पास एच एफ की बराबर होगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एच सी बाई लेमिडा, यानी एनर्जी जो है वेवलेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और इसको हम ई इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो सी है ये मेरे पास अगर आपसे पूछे, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, सही है। तो ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा जो है अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर ले तो हमारे पास दो तरह की स्पेक्ट्रम होती है, सही है। स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है दो तरह की स्पेक्ट्रम है। द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस, सेकंड वन हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास नो क्लियर कट बाउंड्रीज, जिसमें हमारे पास बाउंड्रीज नहीं होती लाइक रेनबो की तरह। और लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास वो होगी जिसमें हमारे पास बाउंड्रीज होगी और इसको, सही है, बाउंड्रीज होगी। इसके अलावा इस लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, या एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है। सो याद रखें कि लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस लाइन स्पेक्ट्रम में दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा मेरे पास है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन में ये होगी कि एटम से रेज एमिट होंगी और यहाँ पर जो है मेरे पास एक इस तरह एक डार्क बैकग्राउंड होगा जिस पर क्या होगा, जिसमें हमारे पास जो है लाइट जो है इस तरह लाइंस होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड ब्लैक होगा और इसमें हमारे पास इस तरह की ब्राइट लाइंस होंगे। तो दिस इज ब्राइट लाइंस। तो एमसीक्यूज में क्या आ सकता है, एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं कि एमिशन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे पास होगा कि डार्क स्क्रीन और यहाँ पर मेरे पास होगा वाइट लाइंस, ये आप लोग याद रखें। एब्जॉर्प्शन में क्या होगी, एटम से हम लाइट पास करेंगे, जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो ये मेरे पास स्क्रीन लाइट होगी, सारी लाइट होगी, लेकिन जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी वहाँ पर डार्क लाइंस होंगी। तो यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर जो है सिस्टम उलट है, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड होगी और मेरे पास जो है लाइट लाइंस होंगी या ब्राइट लाइंस होंगी, सही है। वाइट बैकग्राउंड और सारी ये मेरे पास डार्क लाइंस होंगी। तो ये मेरे पास स्पेक्ट्रम हो गया, सही है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम में याद रखिए कि हमारे पास अगर मैं वेव्स को देख लूँ तो मेरे पास गामा रेज है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। 0.006 नैनोमीटर से इसका वेवलेंथ कम होता है तो वो गामा रेज होंगे। 0.006 टू 8 टू 380, 380 टू 760 नैनोमीटर विजिबल होंगे। 760 से 1 लाख और 3,60,000 360, 360 करोड़, 3,60,000, 3,60,00,000, सही है। तो इसका वेवलेंथ है। याद रखें कि ये जो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ, यानी इसकी एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है, सारी डिक्रीज हो रही है, इसकी एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है।
अब E इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमड़ा, सही है। E इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ को, सो अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज होगा। सो हमारे पास ये वेव्स कुछ इस तरह होंगे, ये देख ले, गामा रेज इस तरह होंगे, फिर एक्स रेज इस तरह होंगे, अल्ट्रावायलेट इसकी वेवलेंथ इससे ज़्यादा होगी, विजिबल की इससे ज़्यादा होगी, इंफ्रारेड की इस तरह होगी, माइक्रो की फिर इस तरह होगी, और रेडियो की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ये देख ले क्रस्ट और बीच की तरफ, बीच वेवलेंथ ये यहाँ पर इतना है, फिर ज़्यादा हो गया है, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये देख ले जिस तरह हम लाइट से आते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है इस तरह इंक्रीज होगी। सो अगर एमसीक्यूज में गिवन हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है हाई लेस एनर्जी या हाई वेवलेंथ, तो यहाँ से एक एमसीक्यूज मेरे पास क्या है, कन्फर्म आती है एंट्री टेस्ट में। स्पेक्ट्रम लाइन्स की अगर हाइड्रोजन की बात कर ले तो हमारे पास 5 इम्पोर्टेंट जो है स्पेक्ट्रल लाइन्स है, सही है। 5 इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स है हमारे पास हाइड्रोजन में। जब हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, हम इसको एनर्जी दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से नीचे आएगा और ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, ये एनर्जी इन द यहाँ पर इस तरह एब्जॉर्ब होगी और ये एनर्जी जो है हमारे पास इस तरह स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रम देगी। अब हर एटम जो है जिस शिल से दूसरी शिल की तरफ आ रहा है, ये एनर्जी जो है इन दो शिल्स पर डिपेंड करेगी, सही है। अगर ये सेकंड ऑर्बिट थर्ड से सेकंड पर आ रही है, फोर्थ से सेकंड पर आ रही है, तो हर एक की एनर्जी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आप लोगों ने मेन जो है ये याद रखना है, द फर्स्ट सीरीज कॉल्ड लाइमन सीरीज, दूसरा मेरे पास है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और विपर्ण, और दूसरा मेरे पास हम्फ्री है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। लाइमन जब होगा जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास फर्स्ट शिल में अटकेगा, दूसरी शिल में बाल्मर, थर्ड के लिए पास्चन, फोर्थ फिफ्थ। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम है, अगर ऊपर से इलेक्ट्रॉन आकर फर्स्ट शिल में आ जाता है दूसरी से, तो ये लाइमन होगा। सेकंड से थर्ड से आकर फर्स्ट में आ जाता है, या जिस भी शिल से जो है, जिस भी इलेक्ट्रॉन जहाँ से भी आकर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इसको हम कहेंगे लाइमन सीरीज, सही है। ये इन्फिनिटी से भी आ सकता है, इन्फिनिटी से भी आ सकता है। सो दिस विल बी लाइमन सीरीज। अगर सेकंड में है तो फिर बार्मर, थर्ड के लिए पास्चन, बाकी ब्रैकेट ब्रैकेट और विफंड। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड सी शिल से भी आ सकता है, थर्ड से भी, 4 5 एंड सो ऑन। सेकंड से किस चीज़ के लाएगा, 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो है 4 5 सो ऑन, 6 7 सो ऑन, 7 5 6 7 8 एंड सो ऑन, सही है। याद रखिए कि अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, फर्स्ट शिल की एनर्जी 13.6 होती है, 13 12 है, 13 12 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। दूसरी के लिए मेरे पास 13 12 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, टू 2 जार 4, तो मेरे पास 300 समथिंग आएगी। तीसरी के लिए मेरे पास 13 12 बाई 9, सो 9 1 जार 9, 11 आ गया, 9 1 जार 9, तो 275 समथिंग या 285 समथिंग आएगी। यहाँ पर मेरे पास बाहर में एनर्जी पर जो है इन्फिनिटी पर जो है इन्फिनिट एनर्जी ज़ीरो होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में सपोज इस शिल से यहाँ पर आ रहा है लाइमन सीरीज के लिए, तो वो जो एनर्जी हमारे पास डिफरेंस किया है 1300 और 300, तकरीबन इसकी एनर्जी 1000 होगी। अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो याद रखिए कि यहाँ पर जीरो है, ये 1300 है, तो फिर डिफरेंस मेरे पास क्या होगी, 1300। जो वेव निकलेगी हमारे पास उसकी एनर्जी क्या होगी, 1300। तो याद रखें जब एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है करीब की शिल से नीचे शिल में आ टपकता है तो फिर उसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू अगर यही इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जो है कहाँ से आता है, वही इलेक्ट्रॉन जो है अगर इन्फिनिटी से आता है, सही है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि E इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा, यानी एनर्जी जो है वेवलेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। फर्स्ट केस में देख ले एनर्जी सबसे कम है, 1000 है, सही है, डिफरेंस सबसे कम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो याद रखें कि वेवलेंथ हमारे पास मैक्सिमम तब होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट शिल से आ टपकेगा। जब N2 हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, और दूसरे के केस में 3 होगा, 3 के लिए 4 में होगा, 4 के लिए 5 में होगा, 5 के लिए 6 होगा। यानी अगर N2 हमारे पास बराबर है N1 + 1 की, तो फिर मेरे पास वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। और वेवलेंथ मिनिमम कब होगी, जब यही N2 मेरे पास इन्फिनिटी से जब है अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है।
सही है। अगर इसके लिए हम फार्मूला को वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो फाइंड कर ले, तो वो फार्मूला आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख ले कि 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। सही है। इसको अगर मैं उल्टा कर लूँ, इसका मैं मटेरियल इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर लूँ, तो मेरे पास इस तरह आ जाएगा कि लेमडा इज इक्वल टू, ये मेरे पास 1/r था, लेमडा इज इक्वल टू आर, और ये मेरे पास आ जाएगा n1/r, ये मल्टीप्लाई में था 1/r n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है इस तरह का फार्मूला आ जाता है। सो लेमडा मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, लेमडा मेरे पास बराबर है, ये आप लोग फार्मूला याद रखें, लेमडा इज इक्वल टू आर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस इनवर्स स्क्वायर। और ये आर जो है ये हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट है, दैट इज m e⁻⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। याद रखें कि ये एक एमसीक्यू जिसे रेडबर्ग से भी आता है आर कांस्टेंट से। अगर इसके लिए मैं आर फाइंड कर लूँ, याद रखें कि यहाँ पर जो है लाइमन के लिए जो आर की लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू है, दिस लेमडा मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/3r। अगर मैं इसके लिए बाल्मर से फाइंड करूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगी तकरीबन 36/5r, 36/5r। सही है। अगर मैं थर्ड के लिए फाइंड कर लूँ, थर्ड के लिए अगर मैं फाइंड कर लूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगी 9 × 16 7r। ये 9 जो है ये यहाँ से आया है 3 स्क्वायर, ये 16 यहाँ से आया है 14 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर ले 36 आएगा। सही है। इसके लिए मेरे पास आएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 4 16 प्लस 5 5 25 डिवाइड बाई 9r। तो अगर आप लोगों ने डायरेक्टली लेमडा मैक्सिमम के लिए फार्मूला लिखना है, तो लेमडा मैक्सिमम हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, लेमडा मैक्सिमम हमारे पास बराबर है n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2n+1, और 2n+1 के साथ आप लोगों ने r लिखना है। ये आप लोग जो है शॉर्टकट याद रखिए, दिस इज़ द शॉर्टकट। लेमडा मिनिमम के लिए फार्मूला क्या है, लेमडा मिनिमम के लिए फार्मूला है n1 स्क्वायर r। ये n2 पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज n2 हमारे पास इन्फिनिटी हो गया है। सो फर्स्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर n1 स्क्वायर लिख लूँ, 1 1 जार 1, तो मेरे फर्स्ट के लिए 1/r आएगी। सही है। तो ऐसे में आप r की वैल्यू 8.3 भी लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1/8.3। दूसरे के लिए 2 स्क्वायर है, 2 2 जार 4/r, यानी इसके लिए वैल्यू आएगी 0.5। सही है। 3 के लिए मेरे पास आएगी 3 3 जार 9/r, 4 के लिए 16 स्क्वायर बार r, 5 के लिए 25/r। तो दिस इज, ये मेरे पास है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज। सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर आती है एमसीक्यूज में, दैट इज द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में आप लोगों के ने जस्ट 4 to 5 एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने याद रखनी है, द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर में मेन जो है 3-4 एमसीक्यूज जो है, इनमें से एक एमसीक्यूज रिपीट होता है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, 1 2 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीनों जो है, इन चारों में से ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इंडिपेंडेंटली हमारे पास जो है यहाँ डिस्कवर हुआ था, या ये बाकी तीनों से, तीनों के बाद जो है ये डिस्कवर हुआ है। तो ये आप लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर याद रखना है। अब अगर बात कर ले एन की, तो एन मेरे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आप लोगों ने याद रखना है कि जो बोहरशील था हमारे पास, बोहर ने जो रेडियस फाइंड किया था, उस रेडियस में जो एन था ना, वही एन हमारे पास क्या करता है, वही एन हमारे पास जो है, लाइक सपोज वहाँ पर जो एनर्जी की इक्वेशन थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो एनर्जी जो हमारे पास थी वो वहाँ पर थी 13/12 एन स्क्वेयर, या रेडियस था हमारे पास r इज इक्वल टू एन स्क्वेयर और 0.529। तो ये जो n है और ये जो n है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही है। अब ये n जो है ये डिजिग्नेटेड है अबाउट द शेल्स, के एल एम एन, जो हम एटम में कहते हैं ना,
ये हमें ये शो करती है। वाह, ब्यूटीफुल। टेक्निकल एरर इसको कहते हैं, सही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम एन से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यूज होती है 1 2 3 4। तो अगर आपको एमसीक्यूज में पूछे कि इनकी वैल्यू कौन सी गलत है, तो एन कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, ये इन्फिनिटी तक जाती है, सही है। तो याद रखें कि इनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। एनर्जी हमारे पास बराबर है E इज इक्वल टू 1312 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, सही है। तो ये जो एन है हमारे पास, ये मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब याद रखें कि इसी इनिशियल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एमसीक्यूज में आते हैं, वो किस चीज़ के बराबर होंगे, सो दैट विल बी शोन बाय द फार्मूला 2n स्क्वेयर, और इनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ के शील की, के एल एम एन की बात कर लूँ, तो के के लिए एन की वैल्यू 1 है, एल के लिए एन की वैल्यू 2 है, एम एन, सो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात कर लूँ, सो 2 1 स्क्वेयर 1 1 1 स्क्वेयर 1 इज इक्वल टू 2 1 जार 2, सो 2 इंटू 2 स्क्वेयर 2 2 जार 4 2 जार 8, सो 2 इंटू 3 स्क्वेयर 3 3 जार 9 9 2 जार 9 2 जार 18, और यहाँ पर 2 इंटू 4 स्क्वेयर 4 4 जार 16 16 2 जार 32, सो दीज आर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, सही है। ये मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है इस पहली फोर शील में। इसी तरह आप किसी भी शील्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह दूसरा जो क्वांटम नंबर है इसको हम कहते हैं एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। वो हमारे पास क्या है, दैट इज एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं एल से। और ये याद रखें एमसीक्यूज में आ जाता है कि एजीम्यूटल क्वांटम नंबर हमें शो करता है एंगुलर मोमेंटम। which one of the following shows me angular momentum, so this is the angular azimuthal quantum number। दूसरी बात, जो जीमेन इफेक्ट था वो उसका सोल्यूशन कौन है, उसका सोल्यूशन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। जीमेन इफेक्ट में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो लाइंस जो है एक्चुअली हमें शो करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब एल की वैल्यू क्या होगी, सो याद रखें कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, एन एल एम एस। एल की वैल्यूज एन पर डिपेंड करेंगे, एम की वैल्यूज एल पर डिपेंड करेंगे। सो एल की वैल्यूज मेरे पास क्या है, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, n-1 तक जाती है, और n की वैल्यूज अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फॉर एग्जांपल के शिल है मेरे पास, एल शिल है, एम शिल है, एन शिल है। के के लिए n की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर हमारे पास क्या है 4 है। सो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू इसके के 0 टू n-1, एन की वैल्यू 1 है, सो 1-1 इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होकर 0 पर ख़त्म होगी। सो अगर सही है, एल की वैल्यू 2 की ये क्या होगी, 0 इंटू 2-1, 2-1 मीन 1, तो एक वैल्यू 0 हो गई, दूसरी 1 हो गई। एल इज इक्वल टू 0 टू 3-1, 3-1 2, यानी 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 0-1-2 तक। और इसी तरह एल की वैल्यू 0 टू 4-1, 0 टू 3, यानी 0-1-2-3, यानी एन की वैल्यू हमारे पास, याद रखें कि एल की वैल्यू मेरे पास 0 हो सकती है, और पिछले अभी हमने बात की कि एन की वैल्यू मेरे पास 0 नहीं हो सकती। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर एस पी डी एफ की, याद हम लोगों ने कहा था कि सब शील्स है, सो एजीम्यूटल नंबर क्वांटम नंबर जो है याद रखें कि ये हमें शो करते हैं क्या, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर शो करते हैं सब शील्स। तो ये भी एमसीक्यूज में आता है। ये एंगुलर मोमेंटम भी शो करता है, सब शील्स भी शो करता है, सही है। तो एल की वैल्यूज हमारे पास 0 हो सकती है। अब अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका क्या मतलब है, 1 है तो क्या मतलब है, 2 है तो क्या मतलब है इसका। अगर 0 है तो इसका मतलब है इसकी सब शील पी है, ये एस है, 1 है तो पी है, 2 है तो डी है, अगर 3 है तो सब शील की वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ शील है। ये एस पी डी एफ कहाँ से आया है, ये इसका मतलब है स्पेरिकल, पी का मतलब जो है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और डी का मतलब है डिफ्यूज, और एफ का मतलब है फंडामेंटल। सो ये नेम्स जो है ये यहाँ से आया है। शेप्स की अगर हम बात कर ले
तो एस सबशील्ड जो है ये मेरे पास एमसीक्यूज में आता है, ये शेप क्या है, स्पेरिकल है। फिर मेरे पास जो है ये डम्बेल है, और यहाँ पर जो है डी मेरे पास क्या है, सासेज, और एफ जो है इसको हम डिस्कस नहीं करते, दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, आपके कोर्स में नहीं है, सही है, दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड। सो याद रखें कि एमसीक्यूज में आता है कि सम ऑफ ऑल किस चीज़ के बराबर है, सम ऑफ ऑल किस चीज़ के बराबर है, सम ऑफ ऑल एन की बराबर है। कैसे, वो ऐसे ऊपर आ जाए, ये देख लें। यहाँ पर जो है के की वैल्यू 1 थी, सही है, के की वैल्यू 1 थी तो मेरे पास वैल्यू 0 आई थी, यानी एक वैल्यू आई थी। यहाँ पर एल की वैल्यू 2 है तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आई है, 0 एंड 2, ये 2 वैल्यूज़ है, और एन की वैल्यू भी 2 थी। यहाँ पर देख ले 0 1 2, यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यूज़ आई है, और एन की वैल्यू भी मेरे पास क्या था, 3 था। यहाँ पर एल की वैल्यू आई है 0 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ है मेरे पास। तो सम ऑफ ऑल एन इज इक्वल टू एन, सो ये प्रूफ हो गए, ये आप याद रखें, ये एमसीक्यूज में आता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, यानी एस पी डी एफ, जहाँ पर एल की वैल्यू 0 1 2 3 है, अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले तो ये फार्मूला इसके लिए होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला होगा 2 इंटू 2l प्लस 1। यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर लूँ, 2 0 जार 0 प्लस 1 1, तो मेरे पास आएगा 2। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर लूँ, 2 1 जार 2 प्लस 1 3 3 2 जार 6। इसी तरह अगर इसी फार्मूले में मैं 3 पुट कर लूँ तो 3 जार 6 प्लस 1 7 7 2 जार 14। यहाँ पर अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो 3 जार 6 प्लस 1 7 7 2 जार 14, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 2 जार, ये 10 है, ये 14 है। सो दीज आर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछ ले कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें 10, पी में कितने होंगे तो उसमें 6, सही है। अगला जो क्वांटम नंबर है दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो मेरे पास क्या है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ऑर्बिटल, जब हम पी की बात करते हैं तो पी में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, इधर पी एक्स, पी वाई, पी जेड। सो ये हमें बताते हैं अबाउट डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स लफ्ज़ याद रखें, डी जनरेट ऑर्बिटल टर्म्स जो है वो ऑर्बिटल होंगे जिसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है इन सब की एनर्जी सेम है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, एल की वैल्यू एन पर डिपेंड करती है, एम की वैल्यू एल पर डिपेंड करेगी। सो एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू माइनस एल से स्टार्ट होकर 0 तक आएगी, फिर प्लस एल तक जाएगी। लाइक सपोज एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए इसकी वैल्यू 0 थी, इसके लिए 1 थी, इसकी वैल्यू 2 थी, सही है। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर ले तो एम की वैल्यू 0 आएगी, अगर हम 1 पुट कर ले तो एम की वैल्यू पहले -1 फिर 0 प्लस 1। अगर 2 की बात कर ले, एम इज इक्वल टू प्लस 2 -1 सॉरी -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। ये जो वैल्यूज़ है ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। लाइक एक है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरह डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये डी ऑर्बिटल्स हमें बताते हैं। तो एम की वैल्यू हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर, सही है। क्वांटम नंबर्स ये मेरे पास हो गए क्वांटम नंबर्स। तो एक और टॉपिक भी गिवन है जो है ऑर्बिटल शेप्स। तो याद रखें कि ऑर्बिटल शेप से अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे ऑर्बिटल शेप्स, तो याद रखें कि ऑर्बिटल शेप्स जो है हमारे पास ऑर्बिटल्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो हम इलेक्ट्रॉन एटम ड्रा करते हैं, डायरेक्टली लाइंस ड्रा करते हैं कि इस तरह जो है कैशिल में घूमेगा, इस तरह कोई रास्ता नहीं होता। ये हमारे पास जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूवमेंट करता है इसी रास्ते को, तो हम इस रास्ते को जो है हाईलाइट करते हैं, सही है। अभी हमने कहा कि जब हमारे पास एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी तो एस हमारे पास होगा स्पेरिकल। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि अगर हमारे पास 1s शेल है या 2s शेल है 3s है तो इन तीनों की साइज सेम होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। 1s अगर ये है तो 2s से बड़ा होगा, 3s से बड़ा होगा, सही है। तो साइज चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यूज के साथ जो है ये चेंज होती है। इसी तरह अगर हम एल की वैल्यू को देखें तो वो मेरे पास +1 0
इंटू -1 की वैल्यू 1 के लिए गिवन थी, इसका मतलब था पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब मेरे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड था, सही है। अब ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो है ये हमारे पास नोड्स और एंगुलर नोड्स शो करते हैं। लाइक अगर हमारे पास टोटल जो नोड्स है उसकी नोड्स की हमारे पास टू टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज रेडियल नोड्स। सो टू टाइप्स की नोड्स है हमारे पास, एक हमारे पास है रेडियल नोड्स और दूसरा मेरे पास जो नोड था दैट इज द एंगुलर नोड। सो नोड्स के बारे में याद रखिए कि टोटल जो नोड्स होते हैं वो हमारे पास बराबर होगी n-1 की, और रेडियल नोड जो है वो बराबर होगी n-l-1, और एंगुलर नोड जो है हमारे पास बाकी रह जाते हैं l। अगर हम सिर्फ रेडियल नोड्स की बात कर ले, फॉर एग्जांपल रेडियल नोड्स की अगर मैं बात कर लूँ 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए या 3s के लिए, तो ये मेरे पास ये जो 1 2 2 3 है ये मेरे पास शो करती है द वैल्यू ऑफ n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये शो करती है। और s की वैल्यू, l की वैल्यू होगी s के लिए 0, p के लिए 1। तो यहाँ पर अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई कर लूँ n माइनस l, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 2 2 3, यहाँ पर l की वैल्यू देख ले 0 है, s के लिए 0 होगी, p के लिए l की वैल्यू 1 होगी, s के लिए अगेन 0 होगी, और ये 1 जो है ये फार्मूले में कांस्टेंट है। सो मेरे पास जो है ये आप लोग देख ले 1 माइनस 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 अगेन 0, एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो ये मेरे पास जो है टोटल मेरे पास क्या गई, रेडियल नोड्स आ गए 1s, 2s, 2p एंड 3s। अगर l की वैल्यू में डायरेक्टली लिख लूँ तो यहाँ पर ये l की वैल्यू है तो ये मेरे पास 0 0 1 एंड 0, तो ये मेरे पास एंगुलर नोड्स होगा। याद रखें ये टोटल नोड जो है ये मेरे पास बराबर है n-1 की, तो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख लेता हूँ टोटल नोड, तो मेरे पास बराबर है n-1, n यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये देख ले ये कन्फर्म हो गया कि ये मेरे पास रेडियल है, ये एंगुलर। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। सो एंगुलर नोड l के बराबर होंगे, रेडियल नोड n माइनस l माइनस n 1 के बराबर होंगे, और इसी तरह ये जो n माइनस l माइनस 1 जो रेडियल है इसके साथ अगर हम जो एंगुलर है ये ऐड कर ले तो मेरे पास n माइनस 1 आता है जो बराबर है टोटल nodes की। So this was all about the chapter number 2.